अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हारिस अली। आज मेरे साथ मौजूद हैं जी न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। सर, आप कैसे हैं? ठीक है? जी, मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए, आप कैसे? सर, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूं कि आपकी जो कोर्ट रिपोर्टिंग की जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुई और उसमें इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ आपका? अच्छा, ये बड़ी एक हादसा की ऐसी सूरत-ए-हाल है, क्योंकि मैं जो था शुरू में जब मैंने मास्टर्स किया, पंजाब यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़्म में किया गया। लेकिन कोर्ट रिपोर्टिंग की तरफ मैं इत्तफ़ाक़न और हादसतन आया। मास्टर्स करने के बाद जो है मैंने लाहौर में एक लॉ कॉलेज से प्राइवेट लॉ कॉलेज शुरू हुआ था। बड रोड के ऊपर था, सिटी लॉ कॉलेज, नईम बुखारी से आया। तो मैंने कहा कि पारिया मास्टर्स किया हुआ है तो एक एलएलबी भी कर लेते हैं साथ। तो वहाँ पे क्लासें पढ़ी थी, कानून बिल्कुल मेरी समझ से बाहर। तो 1 साल ही मैं वहाँ से, लेकिन मास्टर्स साहब करनी थी। तो जंग में जब मेरी अपॉइंटमेंट हुई तो वहाँ पे एक रिपोर्टर थे, मुझे असाइनमेंट्स नहीं मिला करती थी। तो अचानक एक दिन वापस शाकिर रियाज शाकिर जी वो थे, उन्होंने कहा कि चलो दोनों को कवर करने चलो। तो वो हाई कोर्ट करते थे, लाहौर रह रहे। तो इस तरह से जो है मैंने उनके साथ जाना शुरू किया। और एज एक असिस्टेंट होता है ना, एक सीनियर रिपोर्टर, उसके साथ एक जूनियर रिपोर्टर तो लगाते हैं। तो वहाँ जाके जो है ये इत्तफाकन और हादसे से जो है हाई कोर्ट पहुँच गए। वहाँ पे देखा कैसे केस चलते हैं, खुद देखा कैसे रिपोर्टिंग होती है। तो ये इस तरह था एरिया जो है वो एक हादसे के तौर की हुआ तो कोर्ट रिपोर्टिंग के अंदर। लेकिन उसके बाद वो थोड़ा सी की फिर जो है वो मेरी असाइनमेंट चेंज हो गई। फिर मैं मेडिकल पेज पे चला गया, 50 ईयर्स ऑफ पाकिस्तान नाम कि वो सोई प्राइस शेप कर रहे थे उस वक्त। तो फिर उनके साथ रिसर्च में और उधर चला गया। फिर बहरहाल जब 2002 में यहाँ पे जियो टेलीविजन हुआ तो मैं यहाँ पे आया। और यहाँ पे भी मैं असाइनमेंट एडिटर की जॉब थी, लेकिन फिर जो करते थे अपना अ, सुप्रीम कोर्ट को, वो छोड़ के चले गए, तो फिर मेरी ड्यूटी उधर लग गई। तो दैट्स हाउ फिर वहाँ से जो है कोर्ट्स को कवर करना शुरू किया। अच्छा सर, जो आप कोर्ट रिपोर्टिंग है, इसमें आपको फ्लॉज क्या नज़र आते हैं? कोर्ट रिपोर्टिंग के अंदर फ्लॉस जो है या उसके अंदर नाकसपन जो है वो क्या है? अब ये डिपेंड करता है, वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। बहुत अच्छे लोग हैं क्योंकि कोर्ट्स को बड़ी अच्छी तरीके से कवर करते हैं। तो मेरा ख्याल है अगर कोर्ट्स को कवर करने के हवाले से अगर आपका लॉ का बैकग्राउंड हो तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड केसेस। लेकिन जो कोर्ट्स है, तो वो कोर्ट्स आप एजुकेशन में भी एलए में करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, वो आप जो थ्योरी जो है वो उसको पढ़ रहे हैं। लेकिन उसका जो प्रैक्टिकल है, वो आप कोर्ट रूम के अंदर पे मिलता है। और जब आप कोर्ट रूम के अंदर जाते हैं, तो वहाँ पे आप देखते हैं अगर आप ट्रायल कवर करना है, तो ट्रायल कैसे चलता है। ट्रायल के दौरान में क्या-क्या वकील जो हैं वो एप्लीकेशंस दाखिल करते हैं। एविडेंस क्या है, एविडेंस एक्ट क्या है, एविडेंस पढ़ी जाती है, फिर उसके ऊपर लॉ अप्लाई किया जाता है। तो जो कोर्ट है, वही दरअसल आपकी एक तरस का बच्चा चाहिए। जो आप उसको देखते हैं और पढ़ते हैं, तो फिर आपको जो है वो उसमें अंदाज़ा होता है कि हमारा कानून किस तरह से ऑपरेट करता है और जज साहिबान कैसे फैसले लिखते हैं। तो कोर्ट रिपोर्टिंग के अंदर जो मैं देखता हूँ, वो ये देखता हूँ कि अगर आप जो भी केस कवर करने जा रहे हैं, जो मैं मेरी प्रैक्टिस रही है, आपको बिल्कुल उस सहाफ़ी को वकील की तरह से उसको पढ़ना पड़ता है कि केस की लीडिंग्स क्या है, उसके अंदर प्लेयर्स क्या है, उसमें कौन से कवानीन अप्लाई किए गए हैं। और जब उसका जवाब आता है, तो वो जवाब क्या है? फिर उसमें अगर ट्रायल है तो एविडेंस रिकॉर्ड होती है, उस पे क्रॉस होता है।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं फिर आपको कोर्ट रूम के अंदर बैठ के देखने को मिलती हैं। लेकिन जो बुनियादी चीज़ है किसी कोर्ट रिपोर्टर के लिए, वो ये है कि वो उसको पता हो कि जो केस चल रहा, उस केस के अंदर क्या-क्या डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। वो केस दरअसल है क्या? और उसमें क्या मामला है? वो आपको उनको प्लीडिंग्स को पढ़-पढ़ के ताकि तो समझ आती है कि इसमें ये अच्छा सर, आपको जब आप कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहे थे, कि जब आपकी प्रैक्टिस चल रही थी, तो उसमें आपको आपके कोई सामने कोई ऐसा केस आया हो जो जिसमें आप शॉक हुए हो कि इंटायर लाइफ में कभी आपके सामने कोई ऐसा केस ना आया हो कभी ज़िंदगी में? नहीं, वो केसेस तो मैंने मेरा ख़्याल है कि मैं आई एम द फर्स्ट या वन ऑफ द कोर्ट रिपोर्टर्स के जिसने अपनी ज़िंदगी के अंदर या अपने प्रोफ़ेशनल करियर के अंदर इतने बड़े-बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस से लेके और ट्रायल्स डिस्कवर किए हैं। जो कि बहुत सारे मेरा ख़्याल है कि कोई ऐसा मुकदमा जिसने चौंक कर दिया हो, पनामा का केस जो है ना, वो एक ऐसा मुकदमा जो है वो सारी उसने कि वो उसमें किस तरह से है कि इनजस्टिस जो है वो हमें ब्लेटेंटली नज़र आता है कि कैसे होता हो। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था ना कि सबसे बड़ी सियासियाँ जो हैं वो 2 जगहों पे होती है, जंग के मैदानों में या दिल के दीवाने में। तो वो जो पनामा का केस था, उसमें देखते हुए क्योंकि उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी था, लोगों की इंटरेस्ट था। अभी जैसे इमरान खान साहब के केसेज़ हैं, उसका एक लोकल इम्पैक्ट भी है और फिर उसके अलावा जहाँ वो लॉ है, वहीं पे उसका पाकिस्तान की सियासत के ऊपर भी लिंक होता है। इसलिए अब मीडिया जो है वो उन केसेज़ को जो कि पॉलिटिकल लॉयर के होते हैं या पॉलिटिकल बड़ी पर्सनैलिटीज़ के ऊपर होते हैं, सैटलमी के अंदर होता है, ओजे सिम्पसन का ट्रायल हो अ बिल क्लिंटन का ट्रायल हो, मोनिका लेविंस्की का केस हो, मतलब हर जहाँ पे बड़ी पब्लिक इम्पोर्टेंस होगी, जहाँ पे पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ होती हैं, तो वो केसेस जो हैं, वो मीडिया उसको प्रायोरिटाइज़ करता है, उसको ज़्यादा होता है। तो हमारे यहाँ भी वही रवायत है कि आम आदमी के केस के अंदर भी उस तरह से पेश होती है, लेकिन होती है जब बहुत बड़ी कोई नाइंसाफ़ी सामने थी और सामने आया और मीडिया उसको हाईलाइट भी करता था। अच्छा सर, ये जो से पीछे माजी में गुजरे होंगे काफ़ी केसेस, रेप केसेस, तो इनमें जैसे एक ज़ैनब जो कसूर में वाक़या हुआ था, और एक सियालकोट मोटरवे पे उस पे खातून के साथ जो हादसा पेश आया था। तो सर, इसके ये तो चलें, एक तो मीडिया के सामने आ गया है, लेकिन इसके अलावा भी जितने औरतों के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं, तो ये उनके साथ एक उनका एक राइट नहीं है कि वो जाके अपने कोर्ट में मांगे, उनको ये राइट मिले कि हमारा कोई मुजरिम ढूंढ के दें कि किधर है वो मुजरिम हमारा। देखें जिसके साथ जो हुआ है अब आपको जो है ना इसमें देखना है कि हर शहरी का चाहता इंसाफ जो है उसका बुनियादी हक है। इंसाफ की फराहमी जो है वो अदालतों का और हमारा जो पूरा क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम है ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो इंसाफ मिले हर उस शिकायत से। अब हमारा जो क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम है उसमें एक तरीका कार आ गया कि जिस किसी के साथ हम कोई ज्यादती हुई है अ, क्योंकि वैसे भी फौजदारी मुकदमात के अंदर स्टेट जो है वो रिस्पोंडेंट अगर कत्ल का हो गया, रेप का हो गया या दूसरा हो गया, रेप विक्टिम हो गया, तो उसमें हमारा जो कानून है वो ये कहता है कि पहले आप शिकायत करिए। आप जाके पुलिस के अंदर पर्चा दर्ज करवा दें और फिर उसके बाद पर्चा दर्ज होने के बाद उसका एक प्रोसिक्यूशन का और इन्वेस्टिगेशन का एक अमल है जो शुरू होता है, जिसमें एविडेंस कलेक्ट होती है। एविडेंस कलेक्ट होने के बाद जो है वो प्रोसिक्यूशन अपना केस लगती है, फिर उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो जिस पे इल्ज़ाम है उसकी गिरफ्तारी को या उसके वो तमाम जो कानूनी लवाज़मात हैं उसको पूरा करना पड़ता है। तो जब ये सारा कुछ हो जाए फिर उसके बाद आपका केस जो है वो अदालत के अंदर जाता है। तो इसमें जो क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम में है, जैसे आपने रेप विक्टिम की बात की है, उस उसमें अब पहले तो था ये कोर्ट रिपोर्टिंग के अंदर रेप विक्टिम को दिखाते थे, लेकिन अब जो है, अब ये उस रेप विक्टिम की मर्ज़ी है कि वो मीडिया के सामने आ सकती है, नहीं आ सकती, लेकिन एज़ अ मीडिया पर्सन मेरी ज़िम्मेदारी ये है कि मैं उसकी आइडेंटिटी को छुपा कर रखूँ कि वो कौन है। इसी इसी तरह से आप देखा होगा जिस मोटरवे की केस का आप करें, जिसका ट्रंप के साथ वाक़या सानिया रूमा हुआ था।
आपने या मैंने कभी उसकी कोई तस्वीर जो है, वो मीडिया के अंदर नहीं देखी है। तो ये उसकी प्रोटेक्शन, क्योंकि सोसाइटी, हमारी जैसे सोसाइटी, यहाँ पे तो जो विक्टिम ब्लेमिंग शुरू हो जाती है ना, जैसे कि उस जब ये मोटरवे का वाक़या हुआ था तो उस वक़्त जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि इंसान जो है रोबोट तो नहीं होता। तो वो विक्टिम ब्लेमिंग शुरू हो जाती है कि जी मोटरवे पे वो रात को तुम निकली थी या उस वो जो एसएसपी साहब थे जो उसके इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उन्होंने ये की बात पर। तो ये वो ऐसी डायरेक्ट प्रैक्टिस चीज़ें हैं जिनका इससे ताल्लुक नहीं। अब एक हादसा सानिया हुआ है तो कि उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस का और प्रोसिक्यूशन के डिपार्टमेंट का फ़र्ज़ है कि उसको इंसाफ दिलाए, क्योंकि इंसाफ देने में, इंसाफ की फरहमी से ही जो है वो माशरों के अंदर एक तवाज़ुन पैदा होता है। हज़रत अली का कौल है ना कि कुफ्र पे माशरे जो हैं वो बरकरार रह सकते हैं, लेकिन ज़ुल्म और नाइंसाफ़ी नहीं। सर अगर देखा जाए कि काफ़ी जैसे आपने बताया कि ज़्यादतियाँ होती हैं कि ख़वातीन के साथ, तो कुछ ख़वातीन ये भी सोचती हैं कि अगर हम कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है तो अगर हम उसको कोर्ट में अगर हम करेंगे, अगर पिटीशन दायर करेंगे कोई भी हम, तो ये कहीं मीडिया पे ना आ जाए हमारा कुछ कि हमारे ख़ानदान वाले हमारी इज़्ज़त ना करेंगे फिर, तो इस बारे में आपका क्या ख़्याल है? नहीं देखें, मैं बिल्कुल आपसे ये वही कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात साथ में ये भी बता रहा हूँ कि ये जब तक शिकायतें देगी, अभी पंजाब के अंदर एक व्यूवर थी जिसका कोई एविडेंस नहीं है कि जनाब एक गार्ड है, किसी कॉलेज की बच्ची जो है उसके साथ उसने ये ज्यादती की है। बहुत सारे केसेस हैं जो कि रिपोर्ट भी नहीं होते हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं विक्टिम्स हैं, वो इसी हमारे माशरती दबाव की वजह से जो है वो नहीं आते हैं सामने, कि कल को वो बच्ची है, इसकी इज़्ज़त बचेगी, इसका तस्वीर आएगी या दूसरी चीज़ें होंगी, उससे जो है वो फिर शादी के मामलात हैं, सोसाइटी के अंदर रहने के मामलात हैं। हालाँकि जो विक्टिम है, उस बेचारी का या बेचारे का कोई कसूर नहीं है, उसके साथ-साथ ज़्यादती और हमारा मास अब ये इसको मुआशरत की सतह के ऊपर देखने की ज़रूरत है, कि सिम्पैथी से देखा जाए उसको। उसको एक कोई नॉर्मल चीज़ की तरह से लिया जाए। ये भी एक क्राइम है जो किसी के साथ होता है। और पहले मेरा ख्याल है कि लोग रिपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन अब तो बड़ी तादाद में या ऐसे वाक़यात होते हैं, ना तो अब हमारा मुआशरा उसको टॉलरेट करता है और ना ही जो है वो अब यहाँ का कानून उसको टॉलरेट करते हैं, और फिर विक्टिम की प्रोटेक्शन का जो अमल है, कि जिसमें उस विक्टिम की जो है शनाख्त बिल्कुल छुपाई जाती है, जब तक कि उसकी मर्ज़ी, तो वो आप रिपोर्ट भी नहीं कर सकते। सो वो जब रिपोर्ट नहीं होगा तो वो मेन स्ट्रीम मीडिया या उस पे नहीं हो, तो यहाँ पे ये इख़लाक़ियात की बात आ जाती है, जो जर्नलिस्टिक एथिक्स हैं, उनकी बात आती है कि आपने उनको रखना है। इवन देन कि उस रेप विक्टिम का नाम भी नहीं बताया जाता कि वो कौन है, उसकी आइडेंटिटी इस कदर तक। सर इसके रेलेवेंट एक और, जैसे पी पंजाब कॉलेज में दो लड़कियों के साथ एक ज्यादती की गई, फिर उसमें पंजाब एक और पुलिस जगह पंजाब कॉलेज कैंपस 8 में। अब ये आपने जो है वो एक अल्टीमेट चीज़ कह दी है कि कही गई है, एविडेंस है। जी, ये क्या ये सियासी इकदाम था या कोई ये वाकई हुआ था? देखिए मैं आप यही मसला है कि एक फेक न्यूज़ का इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा मसला है, कि एक झूठ क्रिएट किया जाता है और तो उस झूठ को एक बड़े पैमाने पे फैलाया जाता है, जिससे पब्लिक के अंदर एक अनरेस्ट आता है। हुकूमत, अगर कोई रेप विक्टिम होता, तो उसका क्लेम में आता तो लड़की सामने आती, वो आके बयान देती, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हुई, पुलिस ने जिस गार्ड के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता उसको गिरफ्तार किया, और सब कुछ जो है वो एक सिर्फ़ एक खदशे की बुनियाद पे या एक उसपे था, बयानात पे। आपने मीडिया के अंदर देखा होगा, जिन-जिन लोगों से पूछा जाए वो कहते हैं हमें तो नहीं पता, हमें तो किसी ने बताया है। तो ये जो झूठ है, झूठ को सच नहीं साबित किया जा सकता। पुलिस भी लगी रही, हाई ऑफिशियल लेवल पर वो होता रहा, पब्लिक के अंदर वो सारा होता रहा, फिर वो जो जिस बच्ची के हवाले से कहा जा रहा पता लगा वो तो उससे पहले सीरियस थी और वो ऑलरेडी हॉस्पिटल के अंदर थी। उसके पेरेंट्स जो है उन्होंने बता, आप देखें कि किस कदर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया गया कि उन बच्चियों को जो है ना मशरूब कर दिया गया। हालांकि ऐसा वाक़या नहीं हुआ है। जब तक कोई वाक़ई ही नहीं हुआ
ये जो फेक न्यूज़ है ना, ये इसीलिए कहते हैं कि आज का बहुत बड़ा मसला है पूरी दुनिया के अंदर। तो उसमें एहतियात जो है ना, जब तक कि आपके सामने कोई क्लेमेंट नहीं है, कोई एप्लीकेंट नहीं है, कोई विक्टिम नहीं है, तो आप उस बातों को लेकिन नौजवान बच्चे-बच्चियाँ जो हैं वो इस बात पर बिलीव किए हैं क्योंकि सोशल मीडिया के अंदर ये भी कह रहा है, वो भी कह रहा है, फलाँ भी कह रहा है। तो झूठ जो है वो झूठ रहेगा, चाहे वो उसको कितनी भी तकरार से आप करते हैं। लेकिन उससे मुआशरे के अंदर एक अनरेस्ट पैदा हो। तो इसलिए जो है वो किसी पे इल्ज़ाम लगाते हुए भी और कोई बात करते हुए भी मीडिया को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुज़ाहरा कर। सर ये जो 9 मई का वाकया था माजी में हुआ है, उसके बाद फिर 14 अगस्त, ये जो जो स्टूडेंट्स पकड़े गए हैं उस 9 मई के वाकये में एफआईआर दर्ज हो गई है क्या? उनका कोई कोई घर बार है, ठीक है, वो देखते हैं कि हमारे बच्चे का कोई कसूर नहीं था, तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है, तो उसका कोई फ्यूचर नहीं रहा। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं देखिए, ये तो किसी भी बेगुनाह के खिलाफ मुकदमा नहीं होना चाहिए, रियासत से देखना भी चाहिए इस बात को। और अगर किसी पे मुकदमा या एफआईआर हुई है, तो उसके मुकदमा चलेगा तो उसकी सपोर्ट में एविडेंस भी तो प्रोड्यूस करनी पड़ेगी ना। और क्रिमिनल लॉ का असूल है कि कोई भी जुर्म जो है जब तक के किसी भी शाइबे से पाक आपको एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। तो और इसमें बेनिफिट ऑफ डाउट है वो एक्यूज को ज्यादा। तो अब खीर की तलब अब मुझे नहीं पता आप कौन से तलबा की बात कर रहे हैं, आप एक स्पेसिफिक सवाल कर रहे हैं या अभी हाल ही में जर्नलिस्ट हैं उनके खिलाफ मुकदमा हुआ, बिल्कुल झूठ पे मबनी मुकदमा था, ठीक है। तो इस तरह के झूठे मुकदमे भी पर्चे की होते हैं, वो अदालतों में जाते हैं, एस्टैब्लिश नहीं होते हैं, तो अदालतें उन मुकदमा से लोगों को बरी कर देती है। लेकिन उसमें जो है वो जायज़ है कि जिस पे मुकदमा होता है उसको एग्नी से गुजरना पड़ता है, उसको, उसके खानदान को। यहाँ पे तो आप सरे जाएंगे किसी के जो मर्जी इल्ज़ाम लगा दें, तो वो इल्ज़ाम चिपका देते हैं लोग। चाहे जैके की कोर्ट्स की या उसमें एफआईआर के अंदर किसी का नाम आ जाए, उसका एक तरीका-कार है, उसके अंदर में मिस्ट्रीज़ हैं, इसमें कोई शक नहीं है। प्रोसिक्यूशन को क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ये वो सेफगार्ड्स होने चाहिए। लेकिन इसमें तो ऐसा भी है कि अगर आप किसी को झूठे मुकदमे में इम्प्लिकेट करते हैं, तो हमारे क्रिमिनल लॉ के अंदर है कि उस इन्वेस्टिगेशन उस क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर जो है वो 3 साल तक सज़ा भी दी जा सकती है। तो अदालतों को ये ज़रूर करना चाहिए कि वो मुकदमा जिसके अंदर वो मुकदमा किसी एक्यूज़ के ऊपर साबित तक सके, उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को सज़ा ना मिल सके। जब तक ये अमल इन अकॉर्डिंग विद दौर नहीं होगा, उस पर ये झूठी एफआईआर भी होते रहेंगे, ये झूठे पर्चे भी होते रहेंगे और इस झूठ बुनियाद पे लोगों के हकूक जो है वो छीने होते हैं। सर उसी दौरान एक जर्नलिस्ट थे जो इमरान रियाज खान थे, तो उनको भी पकड़ा गया। उनके साथ आपका शायद कोई बातचीत होती हो या नहीं होती हो, हमें तो नहीं पता, लेकिन उस बारे में आपका क्या ख्याल था कि ये चीज़ अच्छी है कि नहीं? नहीं देखें, किसी की भी गैर कानूनी हिरासत है वो जस्टिफाई भी की जा सकती, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं किया जा सकता। लेकिन वही इमरान रियाज साहब कितना अच्छा हो गया उनको रिहा हुए थे। काफ़ी देर हो गई। तो उसके बाद उन्होंने कोई कानूनी चाराजोई किसी से इंडिकेट किया या नहीं क्यों? क्यों? सर, इसके अलावा कि अब ये जो चीज़ें हैं, ये इमरान रियाज खान शायद वो एक बोलते थे अपनी एक व्लॉग्स में, यूट्यूब में बोलते थे, शायद उसी वजह से उनको शायद पकड़ा गया हो। देखिए ब्लॉग बहुत सारे लोग करते हैं। अम, अब आपका सवाल ये कि शायद उस वजह से अब मुझे नहीं पता कि शायद कौन-सी वजह है। लेकिन गैर कानूनी हिरासत से यस, वो गलत है। इसकी कानून के कोई गुंजाइश नहीं। लोगों को अगवा कर लेना, एब्डक्ट कर लेना या इस तरह सिक्योरिटी ऑफिशियल्स की तरफ से। अब यार इस चीज़ को एस्टेब्लिश किया जाए कि हाँ, ये वाक़तन इस तरह से हुआ है और वो कौन कर सकता है? वो अब शख्स आज़ाद हैं और अभी भी वो ब्लॉक कर रहे हैं। अभी भी उसी तरह के ब्लॉक कर रहे हैं। अभी भी उसी तरह की वो ट्वीट्स करते हैं। अभी भी हमने देखा है कि वो ये भी जो यहाँ पे सानिया प्रोटेस्ट था या पे जो कुछ हुआ है दोनों तरफ से जिस किसी का भी नुकसान हो, उसमें उन्होंने जो सड़कें हैं वो एआई इमेज से जो है वो खून से सोक की दिया वो ट्वीट किए हुए हैं। तो वो झूठ और फेक न्यूज़ और फेक प्रोपेगेंडा जो है उसका कौन ज़िम्मेदार है बताएँ?
सर अभी अभी जो रिसेंटली वाकया हुआ है इस्लामाबाद में डी चौक में, उसमें लोग भी मारे गए काफ़ी, जो सोशल मीडिया के ऊपर न्यूज़ है। और इसके अलावा उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज की गई। तो इस बारे में आपका क्या सोच है कि आप इसको कैसे आप वाज़ह करेंगे? देखिए, जो पीसफुल प्रोटेस्ट है, वो आपका फंडामेंटल राइट्स में है कि आप पूरा पूरा एहतजाज कर सकते हैं और उसका एक तरीक़ाकार है। लेकिन जब आप खुद पुरअमन नहीं रहे रहेंगे, अब दोनों साइड से हमने ये गवर्नमेंट ये एलिज करती है कि जो प्रोटेस्टर्स थे वो आर्म थे, उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस को मारा। हम ये देखते हैं कि 2 पुलिस वाले भी रहे हैं, उनकी लाशें भी गिरी। जो प्रोटेस्ट है उसको किसने मारा? गवर्नमेंट कहती है कि इन मुजाहिदीन ने उसको मारा। अब इसी तरह से जो है वो 3 एकारात थे जिसके थे, वो शहीद हुए। इसीलिए जो भी अमल हुआ, जैसा भी हुआ, हुकूमत का कहना ये है कि वो प्रोटेस्टर की एक गाड़ी थी, उसके नीचे उन्हें कुछ लग। तो जहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर जब हमले होंगे, तो सिक्योरिटी फोर्सेस लामहला अमन और अमान को रिस्टोर करने के हवाले से उनके पास अनमेन अथॉरिटी थी। अब मैं कुछ सिचुएशन देता हूँ कि आप एक पुलिस वाला आ रहा है, कि आप अपनी गाड़ी में अपनी फैमिली के साथ हैं। कोई एक शख्स आता है और आके आपकी गन पे यहाँ पे आपके गन पॉइंटर पे आपको लूटने की कोशिश करता है। पुलिस जो कर रहा है, पुलिस उसको क्या करना चाहिए ये देखते हुए? क्या उसको ये इंतज़ार करना चाहिए कि ये गोली मार दे फिर मैं एक्ट करूँ, या उसको रोकने के लिए उसको रोकने और रोकने और दूर है तो इस दौरान पहुँच नहीं सकता। जब तक वो पहुँचेगा इस दौरान में हमें हो सकता है कि डैमेज कर दे। तो वो उसके पास तो क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी टाँग नहीं है, इधर-उधर वहीं गोली मारेगी। तो इस सूट में कौन मसूल होगा? इस सूरत हाल में फैमिली, मेरी गैसेस नहीं फैमिली तो नहीं वो जो आ रहा है रॉबरी करने के लिए, ठीक? लेकिन बाद में पता चलता है कि वो जो जिस पिस्टल से वो कर रहा था, वो पिस्टल तो नकली था। वो तो असली पिस्तौल। तो कसूर किसका हो? उसका अपना। तो ये जो चीज़ें हैं ना बहुत सारी हैं, जब कानून तोड़ा जाता है ना, तो फिर उस पे रिएक्ट करती है फोर्सेस। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो हमारा रियासती निज़ाम है, उसमें पुलिस को प्रोटेक्ट किया जाता है, वो वर्दी पहनाता है और उसके बाद उसके हाथ के अंदर असलहा भी है। मैं और आप असलहा लेके नहीं घूम सकते। अनलेस एंड अनटिल जो है वो आपको एक लाइसेंस असलहे का नाम है। लेकिन इवन देन आप उस असलहा इवन आपका लाइसेंस्ड असलहा भी हो, तो आप उसको सरेआम लेके नहीं घूम सकते। ठीक है? लेकिन एक पुलिस वाला असलहा यानी आपने देखा है कितनी बड़ी गानें जो होती हैं, लेके फिर जाते हैं, सारा राज होता है, वो फिर सकते हैं। तो कानून ने एक रियासत ने एक उनको ज़िम्मेदारी दी आपको सर्टेन अ, पावर्स जो हैं रियासत पुलिस वाला नहीं, वो रियासत बनेगा आपके साथ। और जब आप रियासत को कुछ कहेगी, तो फिर आपको उस अमल पर करना पड़ता है कि जो वो कहेगा कानून ये है। अब वेस्ट रिपोर्ट के अंदर देख लीजिए, कहीं पे रास्ता बंद होगा, पुलिस वाला आएगा, रास्ता बंद करेगा। आपको मुझे किसी का रास्ता बंद करने का नहीं, पुलिस वाला आएगा, रास्ता बंद करेगा, कहेगा इधर से नहीं आज ट्रैफिक जाएगी, आज ट्रैफिक उधर से। सो इट्स द अथॉरिटी टू डू दिस। आप ये मेरे पास तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको अब ये जो धरने में या प्रोटेस्ट में बार ये अपने गवर्नमेंट में जो का मौक़िफ़ ये है कि वो उनको कहते थे कि आप सब जाने पे जलसा चलें, आप सेशन भी करें, हम आपको पूरा आपको मुहैया करेंगे। लेकिन वो जब एक एक सर्टेन कानून तोड़ के आगे आएँगे और फिर जब पुलिस पे जवाबी शैली होगी और झड़प होगी, तो फिर उस प्रोटेस्ट को डिस्पर्स करना एक गैर कानूनी इज्तिमा में तब्दील हो जाते हैं ना, तो फिर वो रियासत की ज़िम्मेदारी। अब उसके अंदर बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए कि जिससे किसी की भी जान ना जाए। तो जान तो सब कीमती है, वो चाहे किसी की भी हो और उसका तहफ़्फ़ुज़ भी कीमती है। तो ये उसके बाद बहुत सारे फैक्ट्स हुए हैं, वो तो सामने नहीं आ सके हैं, लेकिन झूठ का ये मज़ा पर नहीं गया। कोई कहने लगा 300 लोग, कोई कहने लगा 276 लोग, कोई कहने लगा
33 लोग, कोई कहने लगा 11 लोग, कोई कहने लगा 10 लोग या 8। हुकूमत कहती है कि आप वो तो गोली नहीं चलाइए और ऐसी कोई बात नहीं हुई। लेकिन इस सारी प्यार का बावजूद लोग ये जो डिस्क्रेडिट होती है ना चीज़ें, तो उससे फिर प्रयास जब फैलते हैं तो अनसर्टेनिटी फैले, अनसर्टेनिटी फैल रही है तो उससे अदम इस्तेकाम हम आपके मुल्क को इस्तेकाम की ज़रूरत है। इदारों में क्रेडिबिलिटी लूज़ हो, उस क्रेडिबिलिटी लूज़ होने से आपका मेरा पुलिस पे वहाँ पे आवाम पे आवाम का जो है दिमाग ना आता है। तो उसके लिए हुकूमत को भी जो है वो अपने मेजर्स लेने की ज़रूरत है कि झूठ से झूठ कभी भी ख़त्म नहीं होता। झूठ हमेशा सच के पानी से ख़त्म होगे। जब सच सामने आएगा तो झूठ खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। तो रेट पे इतना चाहिए। सर आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है कि आप हमारी आने वाली जो यंग जनरेशन है उसको क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप? एजुकेशन, एजुकेशन एंड एजुकेशन। थैंक यू सो मच सर।